Hello everyone, welcome to Free UPSC Preparation and welcome to this lecture series of Public Administration. इसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक बुक न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो चैप्टर 17 जो है इस बुक का वो बेस्ड है पब्लिक पर्सनल मैनेजमेंट या पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक हम इस चैप्टर के दो लेक्चर्स में हम इसको कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जो पर्सनल प्रैक्टिस होती हैं या जो प्रोसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करना, जैसे रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग, प्रमोशन, इन सारी प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये चैप्टर वैसे अगर आप बुक से पढ़ते हो तो काफ़ी लेंथी है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, इसको अवॉइड नहीं करना है। इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल है अगर आप इस सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो। दूसरी बात ये कि मैं इसको लाइन बाय लाइन कवर नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी लेक्चर्स कवर किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें और वहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 1 के अंदर पर्सनल मैनेजमेंट और पेपर 2 के अंदर सिविल सर्विस सिस्टम के अंदर हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। राइट, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें समझाने लायक हैं, जो चीज़ें बताने लायक हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, और जो चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा ज़रूर डिस्कस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन क्लासिफिकेशन के बारे में। पोजीशन क्लासिफिकेशन क्या होता है बेसिकली कि जितने भी एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको क्लासिफाई करना। यहाँ पर क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय कोई ना कोई काम कर रहा होता है, कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। राइट, किस प्रकार का वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उनको डिफरेंट ग्रेड्स या डिफरेंट काइंड ऑफ जो इक्विपमेंट का यूज हो रहा है उसके हिसाब से उनको अलग अलग वैकेंसी की ग्रेड के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। जैसे आपने सुना अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे इसको बोला जाता है कि ग्रुप ए सर्विसेज हैं। एसएससी के बारे में आपने सुना होगा, या फिर कहते हैं ना कि ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है। तो ये क्या है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ये पोजीशन क्लासिफिकेशन है बेसिकली कि आपने सर्विसेज को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द वेराइटी ऑफ वर्क। जैसे हम कहते हैं ग्रुप डी में मोस्टली क्या होता है कि आपको मैनुअल वर्क करना होता है, जैसे पीएन हो गया और गार्डनर है। ये इसमें क्या होता है, आपका काम का जो तरीका है वो अलग है, इसलिए उसको एक ग्रुप में डाला गया है। दूसरा जो ऑफिसर लेवल का काम है वो भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, इसलिए ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज बनाई गई हैं। राइट, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन क्लासिफिकेशन। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जब मैं बोलती हूँ पर्सनल मैनेजमेंट और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा मतलब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। समझने के लिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है। ओके, तो पर्सनल मैनेजमेंट में पोजीशन क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? इट बेसिकली इम्प्लाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड आइडेंटिफाइंग देयर पोजीशन इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। सर्विसेज को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द वेराइटी ऑफ वर्क एंड डिफरेंट ग्रेड्स एंड काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ और ग्रेड्स ऑफ वर्क। दो प्रकार की होती है, एक होता है रैंक क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है ड्यूटीज क्लासिफिकेशन। यहाँ पर अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत डिटेल में दी गई है, इसके एडवांटेज भी दिए गए हैं, इसके डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं, इसलिए आपने खुद से इसको एक बार जरूर स्टडी करना है। ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप पढ़ करके खुद समझ ना पाओगे। ओके, बहुत इजीली मतलब लेमन लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है। ओके, तो ये था पोजीशन क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक पोजीशन है, फॉर एग्जांपल आपको क्लर्क जो है वो स्टाफ चाहिए। ठीक है, क्लरिकल स्टाफ के अंदर अब आपने डिसाइड करा कि ये जो पोजीशन है क्लरिकल स्टाफ की वो हमें फिल करनी है। तो कैसे फिल करनी है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आपने प्रॉपर पर्सनल को ढूंढना है फॉर वेरियस एक्टिविटी। जैसे क्लरिकल के लिए फिर आप एग्जाम भी वैसा रखोगे, इंटरव्यू भी वैसा होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको चाहिए एक अकाउंटेंट तो आपका जो प्रोसेस होगा उसको सेलेक्ट करने का वो डिफरेंट होगा। राइट, अब अगर हम बात करें कि प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो कब डेवलप हुआ, एक साइंटिफिक तरीका कब डेवलप हुआ। जनरली ये होता है ना कि पुराने ज़माने में या पुराने टाइम में एक राजा होता था और उन्हीं के परिवार के लोग जो हैं वो अलग अलग पोस्ट ऑक्यूपाई करते थे, यही सिस्टम होता था। लेकिन एक साइंटिफिक तरीका डेवलप करने का श्रेय जो जाता है, क्रेडिट जाता है, वो चाइना को जाता है, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती थी, और ये था 2nd सेंचुरी BC के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था।
अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं तो पर्शिया वॉज द कंट्री, फर्स्ट कंट्री जिसमें सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए एक साइंटिफिक सिस्टम को अडॉप्ट करा गया। इंडिया के अंदर हमारे यहाँ भी मेरिट सिस्टम 1853 में आया। जब उससे पहले क्या था मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कंपनी के जो एम्प्लॉय थे उन्हीं के ही कोई सगे संबंधी, उन्हीं के कोई नॉन टू, यानी कि कंपनी के स्पॉन्सर्ड लोग ही जनरली जो है वो हायर पोस्ट पे बैठते थे। दो प्रकार की सिस्टम सिविल सर्विसेज बनाई गई थी, कॉविनेटेड और अनकॉविनेटेड सिविल सर्विस बनाई गई थी। जो कॉविनेटेड थी उसमें बेसिकली एक प्रकार का आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता था, एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था कंपनी के साथ, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड फिर जब 1853 में सिविल सर्विस एग्जाम को ओपन कर दिया गया, यानी कि कोई भी पर्सन जो है, ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शन थी एज की, क्वालिफिकेशन की, बट जनरली इंडियंस को अलग नहीं रखा गया, इंडियंस के लिए भी ये ओपन कर दिया गया था। सेम सिस्टम ब्रिटेन में भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मेरिट सिस्टम दोनों कंट्री में एक साथ लाया गया। फ्रांस में थोड़ा सा अलग सिस्टम है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, हालांकि दोनों में काफी सिमिलैरिटीज भी है, फ्रेंच सिस्टम में और ब्रिटिश सिस्टम के अंदर भी, ठीक है जी। तो मेरिट सिस्टम की हम बात करते हैं। मेरिट सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा पर्सनल सिस्टम है जहां पर आप लोगों की मेरिट चेक करते हो, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो उनका, कि अगर मुझे क्लर्क चाहिए, ठीक है, तो 5% ने मान लो अप्लाई करा है, तो मैं कंपैरेटिव मेरिट्स चेक करूंगी, उनकी अचीवमेंट चेक करूंगी, तभी मैं उनको जो मुझे लगेगा कि हाँ सुटेबल कैंडिडेट है उसी को अपॉइंट करा जाएगा। इसको हम कहते हैं मेरिट सिस्टम। इसमें क्या होता है, मेरिट सिस्टम का एक फायदा और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स में न्यूट्रल रहना होता है। यहाँ पर आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो सकते एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। ये पॉइंट याद रखिएगा, जब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे मैं इसी लाइन को दोबारा दोहराऊंगी। सिविल सर्वेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल किस प्रकार से रहना चाहिए उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जो जनरली आपको नहीं बताया जाता। पब्लिक सर्वेंट जो है वो रिटायरमेंट की एज तक अपने ऑफिस में रहते हैं। अब आपको लगेगा कि इसमें क्या खास बात है, बिल्कुल है। जो स्पॉइल सिस्टम से आते हैं वो ऑफिस में तब तक रहेंगे जब तक उनकी पार्टी के लोग पावर में हैं। जैसे ही उनकी पार्टी पावर से हटी, उन लोगों को भी ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो मेरिट सिस्टम से सिलेक्ट होकर के आए हैं वो तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक उनकी रिटायरमेंट की एज नहीं हो जाती, ठीक है जी। तो स्पॉइल सिस्टम जो है वो यूएस में यूज होता था, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। स्पॉइल मान के चलो कि एक लूट है, कि हम सब मिल करके लूटते हैं और फिर जो भी लूटा हुआ माल है उसमें बराबर का बंटवारा करेंगे। अगर मान लो कि मुझे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना है और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे वोट दो, मुझे जितवाओ, और जैसे ही मैं इलेक्ट हो जाऊंगी तो फिर जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है गवर्नमेंट की वो आप सबको दे दी जाएंगी। सो अंडर दिस सिस्टम द पब्लिक ऑफिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मैन ऑफ द पार्टी विक्टोरियस एट द पोल्स। और यहाँ पर इनको स्पॉइल्स, जो पब्लिक ऑफिस होते हैं वो एक खजाने, एक लूट का जो खजाना होता है ना उसकी तरह इनको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा बुक में काफी और टॉपिक दिए गए हैं। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, लोकेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, जैसे मान लो गवर्नमेंट, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करो तो ग्रुप ए के लिए जनरली यूपीएससी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, फिर स्टेट सिविल सर्विस भी अथॉरिटीज भी होती हैं, सिविल सर्विस कमीशन होते हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कहाँ है, जिस एजेंसी में उनको प्लेस किया जाएगा, प्लेसमेंट मिलेगी, क्या वहीं के लोग उनको रिक्रूट कर रहे हैं या कोई एक्सटर्नल एजेंसी आकर के इनको रिक्रूट कर रही है, ये होता है लोकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट अथॉरिटी। देन एक तो होता है रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन, की प्रमोशन के थ्रू आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, और एक होता है रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदाउट, मतलब बाहर से लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हो। देन क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनकी क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है, जनरल और स्पेशल दोनों प्रकार की क्वालिफिकेशन दी गई है। देन हाउ यू विल डिटरमाइन दीज क्वालिफिकेशन, कोई तरीका भी तो होना चाहिए, साइंटिफिक क्वालिफिकेशन हो तभी तो हम मानेंगे। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और उसमें अगर ये कह दिया जाए कि आप एक पर्टिकुलर स्कूल से पास आउट हो तभी आप एग्जाम दे सकते हो, तो हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो प्रेजेंट क्वालिफिकेशन है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर में हो तो भी एग्जाम दे सकते हो, आप 21 ईयर एज जो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है, ठीक है।
भी अगर मान लीजिए आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन हो, अगर आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो तो आपके पास फिजिकल फिटनेस वगैरह ये सब होनी चाहिए। तो दीज आर स्पेशल क्वालिफिकेशन। हाउ यू विल डिटरमाइन दिस क्वालिफिकेशन, ये हमने अभी डिस्कस करा, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिफिकेशन हो चुका है। फिर बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग से क्या होता है, आपको जिस एनवायरनमेंट में काम करना है उसके तरीके सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन दैट द इंडिविजुअल सीक्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन देयर बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि वो अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है उस काम को करने के लिए। ट्रेनिंग से रिक्रूट को हेल्प मिलती है कि वो ऑक्यूपेशनल स्किल को एक्वायर कर सके, नॉलेज और कंट्रीब्यूट नॉलेज को एक्वायर कर सके और साथ ही साथ अपने बेस्ट एफर्ट लगा सके उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तो पता है कि सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वगैरह जो दे रखे हैं वो कैसे होते हैं, आपने पबेड पढ़ा तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली, लेकिन एक्चुअल में काम कैसे होता है, आपके पास कोई फाइल आई, उस फाइल को कैसे आपने ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आपने अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, कैसे कोई ऑर्डर देना है, ठीक है, फील्ड विजिट कैसे करनी है, तो ये सारे एक्चुअल में आप उस काम को कैसे करोगे, ये सारे ट्रेनिंग के थ्रू आपको बताया जाता है। ठीक है, सो ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो अपने आप में जो ट्रेनी है, जो ट्रेनिंग ले रहा है उसके अंदर एक डिग्निटी की फीलिंग भी ऐड करता है। तो इसमें 4 प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है, फॉर्मल ट्रेनिंग, प्री एंट्री, पोस्ट एंट्री और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। भी आप एंट्री कर चुके हो सिविल सर्विस के अंदर, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। प्री एंट्री जैसे आप तैयारी कर रहे हो अभी तो एक प्रकार की आपकी ट्रेनिंग ही हो रही है, फॉर्मल ट्रेनिंग हो रही है, और ओरिएंटेशन मतलब आपको एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर स्किल सिखाने के लिए अगर मान लो कि कोई ट्रेनिंग दी जा रही है कोई सेमिनार के थ्रू, ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है। बुक में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। ये टॉपिक जो मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए वो है कि ट्रेनिंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्री है उनके अंदर जो सिविल सर्वेंट है उनको ट्रेनिंग कैसे दी जानी चाहिए। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो नई डेवलप हुई थी। अब मुद्दा ये था कि कंट्री नहीं है, कंट्री के जो गोल है वो नए हैं। वो बहुत लंबे टाइम से गुलाम रही, अब वो एकदम से मतलब इंडिपेंडेंट हुई है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में उसको अपने जो नए गोल हैं, जो डेमोक्रेटिक मान लो आप, ये कोई मतलब डेवलपमेंट के जो गोल हैं उनको अचीव करना है। मुद्दा ये था कि जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है उनके पास, वो स्ट्रक्चर अभी भी पुरानी है। हमारी कंट्री की अगर हम बात करें इंडिया की, तो ऑल्दो हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, हमारे जो पॉलिटिकल गोल थे वो चेंज हुए, लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो सेम रहा। तो मुद्दा ये था कि हम उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को सेम रखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं उनके बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दे कि वो हमारे नए गोल के साथ एडजस्ट कर पाए। तो एक तो होती है नॉर्मल ट्रेनिंग जो कि आपको रूटीन और ऑपरेशनल मैटर से रूबरू करवाती है। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन एक होती है डेवलपमेंटल ट्रेनिंग जो कि ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, एंड इट इज़ टू मैनेज द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अगर आप एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस चीज़ को समझिए, एक जो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी कि एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रिवेन्यू कलेक्शन, उसके अलावा डेवलपमेंट का काम भी होता है। और डेवलपमेंट कैसी? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किस चीज़ की? जो जनरल सोशल स्ट्रक्चर है उसकी, नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड प्रिंसिपल्स। ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा मतलब आपके प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगी, उसकी बताती हूँ। आप मान लीजिए प्री क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद में आप अपना जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करते हो, देन आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो, इंटरव्यू के लिए अप्लाई मतलब इंटरव्यू के लिए आप जाते हो। तो यहाँ पर आपने कोई ना कोई अपना जो डेजिग्नेशन है, जो माफ़ कीजिएगा, आपने अपना कोई ना कोई ऐसा स्टेट चुना होगा जहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं। सिलेक्शन होने के बाद में
फॉर एग्जाम्पल आपने हरियाणा को चूज करा, राजस्थान को चूज करा, या केरला, तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय, जो भी आपने चूज करा, वो स्टेट जो है जिसके अंदर आप जॉब करना चाहते हैं, जो आपने प्रेफर करा है, ठीक है, वहां की सोशल कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। अब आप सोचोगे कि मैं तो जी हरियाणा से हूं और मुझे जॉब करनी है एमपी के अंदर, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि एमपी की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसी है, मुझे लगा कि हरियाणा जैसी ही होगी। नहीं भाई, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी हल्की सी डिफरेंट है, तो वहाँ डेफिनेटली जो सोसाइटी को आपने सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि बुक पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन एक जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। तो वहाँ की सोशल स्ट्रक्चर आपको पता हो, वहाँ की जो सोशियोलॉजिकल इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो होती है, मतलब लोग क्या काम कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, क्या वहाँ पे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग कर रहे हैं, टूरिज्म में इन्वॉल्व हैं, किस फील्ड में वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, किस प्रकार की सोसाइटी है, उसका पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट क्या हैं, और उसी के हिसाब से उसको एक्टिविटीज़ को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, फिर चाहे वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, फिर चाहे वो नॉर्मल एक्टिविटी हो, क्योंकि उसको काम करना है किसके साथ, लोगों के साथ और पॉलिटिशियंस के साथ मिल करके। जैसे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो कम्युनलिज्म होता है वो बहुत पीक पे होगा, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत डोमिनेट होता है, कुछ सिस्टम ऐसे है जहाँ पर जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो बहुत डोमिनेट करता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। यू शुड नो कि प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर, तभी आप एक अच्छी जॉब कर पाओगे, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट करेंगी कि आप अपने स्टेट, जिस स्टेट में आप काम करने का सोच रहे हो, उस स्टेट के बारे में कितना जानते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कैंडिडेट अपनी पसंद से कोई भी स्टेट उन्होंने सेलेक्ट करा, बट उनको पता ही नहीं होता कि वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की सोशल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की कल्चर कैसी है, लोग कैसे हैं, लोग किस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वहाँ का वुमेन सेक्स रेशो क्या है, गर्ल चाइल्ड रेशो क्या है। मतलब सिंपल सी बात है कि किस चीज़ में वो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किस चीज़ में वो स्टेट जो है वो पीछे है, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या समझना होगा, उसको सेक्टोरल मैनेजमेंट को समझना होगा, एग्रीकल्चर कैसा है वहाँ पे, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन, इन सारे फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, प्लानिंग प्रोसेस एट द ग्रास रूट, कि गाँव में कैसी प्लानिंग हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे प्लानिंग हो रही है। देन लोगों को क्या समस्याएं महसूस हो रही हैं, पीपल्स फेल्ट प्रॉब्लम। अगर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर है ना सड़क की प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम सड़क की नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, तो लोगों को जो लग रहा है ना उस प्रॉब्लम तक आप पहुंच पाओ। और याद करो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें क्या कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन रेलेवेंट होना चाहिए, कि लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो उनको प्रोवाइड करवा पाए, जो डिमांड है उसके हिसाब से वो काम कर पाए, राइट। देन नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप उनके हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। देन दिस पॉइंट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बोला था ना कि लास्ट में मैं एक पॉइंट दोबारा डिस्कस करूंगी जिसमें हम पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात करेंगे। सो यहाँ पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं उनके लिए एक और डायमेंशन है, वो है पॉलिटिक्स सेंसिटिविटी। पॉलिटिक्स सेंसिटिविटी को आपको अगर समझना है तो यू नीड टू नो कि डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स दोनों जुड़वा भाई या जुड़वा बहन ने आप मान सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर को न्यूट्रल रहना है, और न्यूट्रल रहने का मतलब ये नहीं है कि उसको पॉलिटिशियन को अवॉइड करना है, नहीं, उसको डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को समझना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी ट्रेनिंग पे आपने ज्यादा फोकस करना होगा, ओके। तो ये चीज है आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपको न्यूट्रल रहना है, इट डज नॉट मीन कि आप लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो, आप पॉलिटिशियंस को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो, नहीं, आपको पॉलिटिक्स को समझना है और उसके हिसाब से आपने काम करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। कुछ बचे हुए टॉपिक हैं इसी चैप्टर के, तो वो हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। मैं चाहती हूँ इस बुक को आप खुद पढ़ें, अगर आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट या सिविल सर्विस सिस्टम की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पर क्लियर होंगी, ठीक है जी।
इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर आप नोट्स, पेड कोर्स कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो दी गई है। ठीक है जी, तो चलिए ख्याल रखिए अपना, कल मिलते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।